Hello everyone, welcome back to Atomic English, द हिंदू डेली वोकैब एंड एडिटोरियल एनालिसिस क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सभी प्यारे बच्चों को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे, तैयारी एकदम मस्त चल रही होगी आपकी। चलिए भाई क्लास की शुरुआत करते हैं। क्लास बेनिफिट्स फर्स्ट पोर्शन में कवर करेंगे हमेशा की तरह वोकैब, डेली वोकैब जो कि एडिटोरियल से हम सेलेक्ट करते हैं, और ये सारी की सारी वोकैब एग्जाम ओरिएंटेड है। आपको एग्जाम में यही वर्ड्स एज इट इज़ देखने को मिलेंगे। देन हम करते हैं उनका पार्ट ऑफ स्पीच आइडेंटिफिकेशन कि भाई वर्ड्स हैं क्या, नाउन है, एडजेक्टिव हैं, एडवर्ब हैं, क्या हैं। उनके सिनोनिम्स देखेंगे, उनके एंटोनिम्स देखेंगे, और इसी क्लास में आपको मिल जाएंगे इडियम्स एंड फ्रेजेस, फ्रेजल वर्ब्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो वो कैब के जितने फॉर्मेट्स हो सकते हैं इसे एक सिंगल क्लास में आपको डेली बेसिस पर मिल जाते हैं, जो कि आपकी वोकैब को बहुत ही बड़े लेवल पर बूस्ट करता है। सेकेंड पोर्शन में कवर करेंगे रीडिंग कॉम्प्रहेंशन एंड ग्रामर, एडिटोरियल एनालिसिस करेंगे। द हिंदू से एक प्यारा सा एडिटोरियल लेंगे और उसको डिटेल में एनालाइज करेंगे, जिससे आपका रीडिंग कॉम्प्रहेंशन पार्ट स्ट्रॉन्ग होगा, और एग्जाम में जो अनसीन पैसेज वाला पोर्शन आता है वहाँ पर आपको दिक्कत नहीं आएगी, वो पार्ट आपका स्ट्रॉन्ग होगा। आप आसानी से फिर टैकल कर सकते हैं अनसीन पैसेज को, अच्छे से आपको फिर वो समझ में आएगा। उसके बाद हम कॉम्प्रहेंशन और ग्रामर के एमसीक्यूज करेंगे। ग्रामर और कॉम्प्रहेंशन एमसीक्यूज करेंगे बिल्कुल एग्जाम वाले फॉर्मेट पर। आपको लगेगा आप क्वेश्चन पेपर ही सोल्व कर रहे हो, तो ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही बढ़िया प्रैक्टिस है। थर्ड पोर्शन में कवर करेंगे क्लॉज टेस्ट एंड पीक्यूआरएस यानी कि पैराजम्पल। तो क्लॉज टेस्ट करेंगे और पीक्यूआरएस करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये हर एग्जाम में आ रहा है और बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। तोते उड़ जाते हैं भाई क्लॉज टेस्ट में, पता नहीं लगता कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करना है, और पीक्यूआरएस का कभी कभी सीक्वेंस समझ में नहीं आता है कि भाई पहले कौन सा रखें और बाद में कौन सा। जब आप मेरे साथ कुछ ट्रिक्स लगाते हो और डेली बेसिस पर प्रैक्टिस करते हो, तो दोनों चीज़ें इसको आसान बनाती हैं, और फिर आपको क्लॉज टेस्ट और पीक्यूआरएस में दिक्कत नहीं आएगी, और आप यहाँ पर भी फुल मार्क्स अपने सिक्योर कर पाएंगे। फोर्थ पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वीडियो का, ट्रिकी एमसीक्यूज प्रैक्टिस। जितना स्टार्टिंग में आपने वोकैब पढ़ी है उन सब की वहाँ पर तो देखो अच्छे से समझ में आता है, क्रिस्टल क्लियर तरीके से मैं समझाता हूँ, सब कुछ समझ में आएगा, बट वोकैब की नेचर होती है एक बार में याद नहीं होती है। तो उसके लिए हमने रखा है ट्रिकी एमसीक्यूज प्रैक्टिस। बहुत प्यारे बहुत मज़ेदार क्वेश्चन रहते हैं ये। इसके बाद जब आप प्रैक्टिस करते हो तो आज की तारीख में आपने जितनी वोकैब पढ़ी है वो सब कुछ आपको ऑटोमेटिकली रट जाता है, आपके फिंगर टिप्स पर आ जाता है। ये बेनिफिशरीज हैं, इन सभी बच्चों के लिए ये क्लास बनी हुई है। एसएससी के जितने भी एस्पिरेंट्स हैं, चाहे वो सीजीएल की तैयारी करते हो, सीपीओ, सीएचएसएल या स्टेनो, या कोई और भी एग्जाम है एसएससी का जिसमें इंग्लिश आ रही है, उन सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सबको बेनिफिट मिलता है इसका। उसके अलावा अगर आप बैंक की तैयारी करते हैं, रेलवे, टीचिंग, डिफेंस जैसे एनडीए या सीडीएस और यूपीएससी एस्पिरेंट्स, आप सभी के लिए क्लास बनी हुई है, आप सबको बेनिफिट मिलेगा। अगर कहीं भी इंग्लिश आ रही है तो भाई साहब यहाँ से ज़रूर क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। ये इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है भाई, एक क्लास में आपको कितना कुछ मिल रहा है। देखो भाई वोकैब मिल जा रही है, सेकंड आपको यहाँ पर रीडिंग कॉम्प्रहेंशन का पार्ट स्ट्रॉन्ग हो रहा है, थर्ड यहाँ पर ट्रांसलेशन चल रही है, फोर्थ यहाँ पर ग्रामर की प्रैक्टिस अच्छी खासी होके जा रही है आपकी, फिफ्थ यहाँ पर आप कर रहे हो क्लोज टेस्ट, सिक्स्थ यहाँ पर आप कर रहे हो PQRS, सेवन्थ एक क्वेश्चन का पूरा भंडार है और उसके साथ आप प्रैक्टिस करते हो। तो भाई 10 के आसपास क्वेश्चन रहते हैं एडिटोरियल, रीडिंग कॉम्प्रहेंशन और PQRS, क्लोज टेस्ट, ग्रामर के, और 25 के आसपास क्वेश्चन रहते हैं आपके वोकैब के। तो कुल मिलाकर 35 क्वेश्चन का पूरा एक प्रैक्टिस सेट आपको मिल जा रहा है। एक क्लास भी है ये, और ये एक प्रैक्टिस सेट भी है। डेली बेसिस पर 1 घंटा लगता है ज़्यादा से ज़्यादा, इसको 2x पर देखोगे तो आधे घंटे में काम हो जाएगा। तो 30 से 40 मिनट, ये 30 से 40 मिनट आपकी इंग्लिश की प्रिपरेशन को किस लेवल तक बूस्ट कर सकते हैं आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। जो बच्चे स्टार्टिंग से इस क्लास को रेगुलर कर रहे हैं उनको समझ में आना शुरू हो गया होगा कि ये कितनी इंपॉर्टेंट क्लास है। उनकी इंग्लिश में एक बहुत ही ड्रास्टिक चेंज आया होगा, उनकी इंग्लिश का स्किल का लेवल बहुत अलग हो गया होगा। ऑलराइट, मॉर्निंग में ही हो जाती है क्लास, उसको मॉर्निंग में ही ले लिया करें। चलिए अभी शुरू करते हैं क्लास को। और अगर अभी तक आप नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे फॉर मोर इंपॉर्टेंट अपडेट्स। ऑलराइट, लेट्स स्टार्ट द क्लास। वोकैबुलरी, आज का पहला वर्ड है रीपैट्रिएशन। नाउन होता है, देश वापसी को बोलते हैं रीपैट्रिएशन। द एक्ट ऑफ सेंडिंग समवन और समथिंग बैक टू देयर ओन कंट्री। किसी व्यक्ति को या किसी चीज़ को वापस उसी के देश में भेजने को बोलते हैं रीपैट्रिएशन। द गवर्नमेंट अरेंज्ड द रीपैट्रिएशन ऑफ स्ट्रैंडेड सिटीजन्स। गवर्नमेंट ने अरेंज करा है कि भाई वो रिपैट्रिएशन करा रही है अपने सिटीजन्स का, ठीक है, अपने नागरिकों को वापस बुला रही है। तो रिपैट्रिएशन मतलब वापस आ रहा है वहाँ से दूसरे देश से अपने देश में, रिटर्न होना। रिस्टोरेशन और होम कमिंग, घर वापसी। ऑलराइट, ये तीनों हो जाते हैं इसके सिनोनिम्स। एंटोनिम्स रहेंगे एक्साइल मतलब निकाल देना देश से, बैनिशमेंट और डिपोर्टेशन, ये तीनों जाते हैं इसके एंटोनिम्स। मार्क करेंगे एक्साइल कितनी बार एग्जाम में पूछा गया है, बैनिशमेंट को भी मार्क करेंगे।
और डिपोर्टेशन का तो पता होगा, नहीं पता है तो मार्क करिएगा, ये भी अच्छा वर्ड है। नेक्स्ट अगला वर्ड है रेलिक्स। नाउन होता है, इसका मतलब होता है हिंदी में अवशेष। ऑब्जेक्ट्स सर्वाइविंग फ्रॉम एन अर्लियर टाइम, ऑफन हिस्टोरिकल और रिलीजियस। भाई पुराने समय से, इतिहास के समय का, रिलीजियस टाइप का हो सकता है कुछ, कोई एक आइटम था, कोई चीज़ थी, उसका जो ऑब्जेक्ट जो बचे हुए हैं, जो सर्वाइविंग ऑब्जेक्ट्स हैं, जो बचे हुए ऑब्जेक्ट्स हैं, उन्हीं को बोलते हैं रेलिक्स। रिमेन्स जिसको बचे हुए बोलते हैं ना, तो द म्यूजियम डिस्प्लेड एंशियंट बुद्धिस्ट रेलिक्स। म्यूजियम क्या डिस्प्ले करता है, म्यूजियम क्या, संग्रहालय को बोलते हैं, वो क्या डिस्प्ले करता है, क्या दिखाता है, एंशियंट यानी कि पुराने बुद्धिस्ट रेलिक्स को दिखाता है, अवशेषों को दिखाता है, मतलब बुद्ध से रिलेटेड अवशेष दिखाता हुआ। रिमेन्स, एंटिक्विटीज और मोमेंटोस, ये तीनों हो जाते हैं इसके सिनोनिम्स। मार्क करेंगे एंटिक्विटीज को, मार्क करेंगे मोमेंटोस को। अच्छा, इसके एंटोनिम्स रहेंगे भाई, एक तरफ तो पुराना है और बचा खुचा है, दूसरा मॉडर्न आइटम्स हैं, न्यू ऑब्जेक्ट्स हैं और रीसेंट आर्टिफैक्ट्स हैं। इनको आपको याद नहीं करना, रेलिक्स का मीनिंग याद कर लेंगे और इसके सिनोनिम्स देख लेंगे, उसी से काम चल जाएगा। थर्ड वर्ड है एक्सकेवेट। वर्ब होता है खुदाई करने को बोलते हैं एक्सकेवेट करना, खुदाई करना, डिग आउट करना या रिमूव अर्थ टू फाइंड समथिंग। अर्थ को हटा देना, मतलब मिट्टी को हटा, अर्थ से मतलब यहाँ पर मिट्टी से है, मिट्टी को हटा देना किसी चीज़ को फाइंड करने के लिए, ढूंढने के लिए, तो उसको बोलते हैं एक्सकेवेट करना। आर्कियोलॉजिस्ट एक्सकेवेट साइट्स टू डिस्कवर एंशियंट सिटीज़। आर्कियोलॉजिस्ट जो खुदाई करते हैं वो क्या करते हैं, उन्होंने एक्सकेवेट किया, खुदाई करा साइट्स का, जगहों का, टू डिस्कवर, डिस्कवर करने के लिए, एंशियंट सिटीज़ को, पुराने शहरों को। डिग करना, अनअर्थ करना और एक्सट्रैक्ट करना। भाई डिग कर दिया मतलब खुदाई कर दी, अनअर्थ कर दिया, अर्थ थी उसकी खुदाई कर दी, मिट्टी हटा दी मतलब उसको अनअर्थ किया, और एक्सट्रैक्ट किया मतलब निकाला कुछ। तीनों हो जाते हैं इसके सिनोनिम। एंटोनिम्स रहेंगे भाई, एक तरफ तो खुदाई कर रहे हो मतलब हटा रहे हो वहाँ से मिट्टी, दूसरी तरफ फिल कर रहे हो, कवर कर रहे हो, और बरी यानी कि दफना रहे हो। तो जब दफनाते हैं तो मिट्टी हटाते नहीं हैं, मिट्टी फेंकते हैं। तो ये तीनों हो जाते हैं इसके एंटोनिम्स। अगला वर्ड है रेमनेंट्स। नाउन होता है अवशेष या बचे हुए को ही बोलते हैं रेमनेंट्स। स्मॉल रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ समथिंग, किसी चीज़ का बचा हुआ पार्ट, छोटा सा। रेमनेंट्स ऑफ द टेम्पल वर प्रिजर्व्ड केयरफुली। रेलिक्स जैसा ही है ये भी। लेफ्ट ओवर्स, रिमेन्स और फ्रेगमेंट्स, ये तीनों जाते हैं इसके सिनोनिम्स। मार्क करेंगे फ्रेगमेंट्स को, रिमेन्स और लेफ्ट ओवर का तो पता है। अच्छा, एक तरफ तो बचा हुआ है ना, थोड़ा सा उसका पार्ट है, पीस है, फ्रेगमेंट्स है। दूसरी तरफ इसका उल्टा होल, पूरा का पूरा है, एंटायरिटी है और टोटल, ये तीनों जाते हैं इसके एंटोनिम्स। अगला वर्ड है आर्टिफैक्ट्स। नाउन होता है कलाकृतियाँ, ऑब्जेक्ट्स मेड बाय ह्यूमंस टिपिकली ऑफ कल्चरल और हिस्टोरिकल इंटरेस्ट। भाई ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जो ह्यूमंस के द्वारा बनाए गए हैं और किस लिए, कल्चरल या फिर हिस्टोरिकल इंटरेस्ट में, उसके हित में बनाए गए थे, तो कलाकृतियाँ हैं वो। द आर्टिफैक्ट्स फ्रॉम द हड़प्पन सिविलाइजेशन आर प्राइसलेस। जो आर्टिफैक्ट्स है ना, जो आर्टिफैक्ट्स मतलब आर्ट के कुछ आर्टिकल्स यानी कि कलाकृतियाँ, तो हड़प्पन सिविलाइजेशन जो हमारी एंशिएंट सिविलाइजेशन थी, उससे जो आर्टिफैक्ट्स हैं ना वो प्राइसलेस हैं, उनके कोई कीमत ही नहीं है, बेशकीमती है वो। रेलिक्स, एंटिकिटीज़ और मास्टरपीसेस, ये तीनों जाते हैं इसके सिनोनिम्स। मार्क कर लो, रेलिक्स को स्टार्टिंग में पढ़ा ही दिया है, एंटिकिटीज़ उसका सिनोनिम पढ़ाया था, और मास्टरपीस भी मार्क कर सकते हो। एक तरफ तो भाई बहुत ज़्यादा रेलिक्स हैं और एंटिकिटीज़ हैं, और कैसी हैं, कलाकृतियाँ हैं जो ह्यूमंस के द्वारा बनाई गई हैं, इंपॉर्टेंट है। दूसरी तरफ नेचुरल ऑब्जेक्ट्स हैं जिसको ह्यूमन ने नहीं बनाया, मॉडर्न क्रिएशंस हैं और इमिटेशंस हैं। मार्क करेंगे इमिटेशंस को। बाकी ये तीनों हो जाते हैं इसके एंटोनिम्स। अगला वर्ड है परसुएट। वर्ब होता है, इसका मतलब होता है मनाना, किसी को परसुएट करना, किसी को मनाना, किसी को कन्विंस करना। टू डू और बिलीव समथिंग, किसी चीज़ में बिलीव करने के लिए, किसी काम को करने के लिए किसी को मनाना, कन्विंस करना, परसुएट करना। शी परसुएटेड हर पेरेंट्स टू लेट हर स्टडी अब्रोड। उसने परसुएट कर लिया, मना लिया अपने पेरेंट्स को, और किस चीज़ के लिए, टू लेट हर, कि भाई उसको विदेश में पढ़ाई करने के लिए वो राज़ी हो गई। कन्विंस, इन्फ्लुएंस और अर्ज, ये तीनों जाते हैं इसके सिनोनिम्स। मार्क कर लो कन्विंस को, इन्फ्लुएंस को भी कर सकते हो, अर्ज का पता होगा। एक तरफ तो भाई मनाया गया है, कन्विंस करा गया है, परसुएट करा गया है, दूसरी तरफ इसका उल्टा डिसुएट, परसुएट का उल्टा हो जाएगा डिसुएट, डिस्करेज और प्रिवेंट, ये तीनों हो जाएंगे इसके एंटोनिम्स। मार्क कर सकते हैं इसमें से आप, डिसुएट को एग्जाम में आया है एक दो बार। अगला वर्ड है प्रेसिडेंट। नाउन होता है मिसाल या उदाहरण को बोलते हैं प्रेसिडेंट। ये प्रेसिडेंट वो नहीं है राष्ट्रपति वाला, इसकी स्पेलिंग में गड़बड़ है, अलग स्पेलिंग है इसकी, प्रेसिडेंट, ठीक है। प्रेसिडेंट, एन अर्लियर इवेंट और डिस्कशन यूज्ड एज एन एग्जाम्पल। कोई एक इवेंट, कोई एक डिसीजन पहले हो चुका है, आज उसको हम एक एग्जाम्पल के, उदाहरण के रूप में यूज़ कर रहे हैं, उसको बोलते हैं प्रेसिडेंट।
दिस रूलिंग विल सेट अ लीगल प्रेसिडेंट फॉर सिमिलर केसेस। ये जो रूलिंग है, रूलिंग कौन है? सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग आती है। विल सेट अ लीगल प्रेसिडेंट, ये कैसे काम करेगा? एक लीगल प्रेसिडेंट, एक लीगल उदाहरण के रूप में, फॉर सिमिलर केसेस, उसके जैसे केसेस में। एग्जाम्पल, मॉडल और स्टैंडर्ड, ये तीनों जाते हैं इसके सिनोनिम्स। एंटोनिम्स रहेंगे सब्सिक्वेंट, लेटर इंस्टेंस और आफ्टर इफेक्ट। नेक्स्ट, अगला वर्ड है स्टीवार्ड। नाउन होता है प्रबंधक या फिर संरक्षक को बोलते हैं स्टीवार्ड। अ पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग और टेकिंग केयर ऑफ समथिंग। एक पर्सन है जो रेस्पॉन्सिबल है, जिम्मेदार है, मैनेज करने के लिए, टेक केयर यानी कि देखभाल करने के लिए किसी चीज़ का, तो उसको बोलते हैं स्टीवार्ड। द स्टीवार्ड एंश्योर द गेस्ट हैड एवरीथिंग दे नीडेड। स्टीवार्ड जो प्रबंधक है, मैनेजर है, वो क्या करता है? इंश्योर करता है कि भाई जो गेस्ट हैं, जो मेहमान आए हुए हैं किसी पार्टी में, एवरीथिंग, उनको कि भाई उनको सब कुछ मिल जाए जो भी उनको ज़रूरत है। मैनेजर बोल सकते हो स्टीवार्ड को, केयरटेकर जो ध्यान रखेगा, और गार्जियन, ये तीनों हो जाते हैं इसके सिनोनिम्स। एंटोनिम्स रहेंगे नेग्लेक्टर, डिस्ट्रॉयर और इग्नोर। भाई मैनेजर तो मैनेज कर रहा है ना चीज़ों को, प्रोवाइड कर रहा है, संरक्षक है वो, किसी चीज़ की रक्षा कर रहा है, प्रोटेक्शन कर रहा है। इसका एंटोनिम्स रहेगा नेग्लेक्टर, भाई निग्लेक्ट कर देगा, डिस्ट्रॉयर तबाही कर देगा चीज़ों की, और इग्नोर मार देगा चीज़ों को। तीनों जाते हैं इसके एंटोनिम्स। अगला वर्ड है फ्रेगमेंटेड। एडजेक्टिव होता है टुकड़ों में बटा हुआ, ब्रोकन इनटू पीसेस और डिस्कनेक्टेड पार्ट्स। कोई चीज़ अगर टुकड़ों में बटी हुई है, डिस्कनेक्टेड पार्ट्स में बटी हुई है, उसको बोलते हैं फ्रेगमेंटेड। फ्रेगमेंट क्या होता है? टुकड़ा, पीस। तो फ्रेगमेंटेड है कोई चीज़, मतलब पीसेस में बटी हुई है, टुकड़ों में बटी हुई है। द इन्फॉर्मेशन वॉज फ्रेगमेंटेड एंड इनकम्प्लीट। इन्फॉर्मेशन कैसी थी? फ्रेगमेंटेड, बटी हुई थी, टुकड़ों में थी, एंड इनकम्प्लीट और अधूरी थी। शैटर्ड, डिवाइडेड और ब्रोकन, ये तीनों हो जाते हैं इसके सिनोनिम्स। इसमें से आप शैटर्ड को मार्क करेंगे, डिवाइडेड और ब्रोकन का आपको पता है, एक तरफ टुकड़ों में बटा हुआ है, दूसरी तरफ इसका उल्टा। एंटोनिम रहेगा होल, कंप्लीट और यूनिफाइड, इकट्ठा। ठीक है, तीनों हो जाते हैं इसके एंटोनिम्स। अगला वर्ड है वेक्स्ड। एडजेक्टिव होता है परेशान या खिन्न को बोलते हैं। कोई व्यक्ति एनॉयड है, फ्रस्ट्रेटेड है, वरीड है, परेशान है, चिढ़ा हुआ है, ठीक है, उसको बोलते हैं वेक्स्ड। ही लुक्ड वेक्स्ड बाय द कॉन्स्टेंट इंटरप्शंस। लगातार कॉन्स्टेंट इंटरप्शंस हो रही थी, बाधा डाली जा रही थी उसके काम में, तो फिर वो कैसा दिख रहा था? वेक्स्ड दिख रहा था, फ्रस्ट्रेटेड दिख रहा था, इरिटेट दिख रहा था। इरिटेटेड, एजिटेटेड और अपसेट, ये तीनों हो जाते हैं इसके सिनोनिम्स। मार्क करेंगे एजिटेटेड। इरिटेटेड का पता है, अपसेट का पता है, लेकिन एजिटेटेड एग्जाम में पूछता है, इसको आप मार्क करेंगे। एक तरफ तो भाई परेशान है, खिन्न है, फ्रस्ट्रेट है, दूसरी तरफ इसका उल्टा क्या रहेगा? काम, शांत है एकदम, कंटेंट, खुश है, और प्लीज्ड मतलब खुशी है। तीनों हो जाते हैं इसके एंटोनियम्स। इसमें से आप मार्क कर सकते हैं प्लीज्ड को। अगला वर्ड है स्केलेबल। एडजेक्टिव होता है बढ़ने योग्य कोई चीज़ है, विस्तार योग्य। भाई स्केल है कोई चीज़, स्केल मतलब पैमाना है, तो स्केलेबल है अगर कोई, तो उसको स्केल बढ़ाया जा सकता है, उसको बोलते हैं स्केलेबल। कैपेबल ऑफ बीइंग एक्सपेंडेड और ग्रोन इफेक्टिवली, किसको आप एक्सपेंड कर सकते हो, ग्रो कर सकते हो इफेक्टिवली, उसको बोलते हैं स्केलेबल। दिस इज अ स्केलेबल बिजनेस मॉडल सुटेबल फॉर स्टार्टअप्स। ये एक स्केलेबल बिजनेस मॉडल है, मतलब क्या? उसको बढ़ाया जा सकता है, ग्रोथ है उसके अंदर। सुटेबल फॉर स्टार्टअप्स, स्टार्टअप्स के लिए सुटेबल है। स्टार्टअप मतलब जो बिजनेस स्टार्ट कर रहे होते हैं। एक्सपेंडेबल मतलब बढ़ाने योग्य। फ्लेक्सिबल है और एडेप्टेबल है। भाई कोई चीज़ फ्लेक्सिबल है तभी तो आप उसको बढ़ाओगे, जो चीज़ फ्लेक्सिबल नहीं है उसको बढ़ाओगे तो टूट जाएगी। और एडेप्टेबल मतलब जिसके अंदर चेंज लाया जा सकता है। एडेप्टेबल को मार्क करो। फ्लेक्सिबल और एक्सपेंडेबल तो आपको पता है, एक तरफ बढ़ाने योग्य है, विस्तार योग्य है, दूसरी तरफ लिमिटेड है, बिल्कुल फिक्स्ड है, कहीं नहीं हटेगा, और रिजिड है। तीनों हो जाते हैं इसके एंटोनिम्स। मार्क कर सकते हैं इसमें से आप रिजिड को, सख्त को बोलते हैं रिजिड। अगला वर्ड है स्पेयर हेड। वर्ब भी है, नाउन भी है, अगुवाई करने को बोलते हैं। टू लीड एन अटैक, मूवमेंट और प्रोजेक्ट। भाई किसी चीज़ की अगर आप लीडरशिप में हो, अगर आप किसी चीज़ को लीड कर रहे हो, तो उसी को बोलते हैं स्पेयर हेड करना। शी स्पेयर हेडेड द कैंपेन फॉर क्लीन एनर्जी। क्लीन एनर्जी का एक कैंपेन चल रहा है, कैंपेन मतलब प्रचार चल रहा है, उसको उसने क्या करा है? स्पेयर हेड करा है, मतलब क्या? लीड करा है। लीड करना, इनिशिएट करना, डायरेक्ट करना। डायरेक्ट मतलब, ये डायरेक्ट का मतलब सीधा नहीं है, इस डायरेक्ट का मतलब है डायरेक्शन वाला, कि भाई निर्देश देना, ठीक है, तो डायरेक्ट वो वाला है ये। तो लीड, इनिशिएट और डायरेक्ट तीनों इसके सिनोनिम्स रहेंगे। एंटोनिम्स रहेंगे फॉलो करना। भाई एक तरफ तो आप लीड कर रहे हो तो आगे चल रहे हो, चीज़ों को आप बता रहे हो कि कैसे होंगी, दूसरी तरफ दूसरे लोग क्या कर रहे हैं? फॉलो, ट्रेल कर रहे हैं, आपके पीछे चल रहे हैं और नेग्लेक्ट कर रहे हैं। ट्रेल को मार्क कर सकते हो। अगला वर्ड है फिलैंथ्रोपिक। एडजेक्टिव होता है परोपकारी। सीकिंग टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ अदर्स, ऑफन बाय डोनेटिंग मनी। एक ऐसा व्यक्ति है जो लोगों को प्रमोट, उनके वेलफेयर के बारे में बात करेगा, लोगों की भलाई के बारे में करना चाहेगा हमेशा, और ऑफन बाय डोनेटिंग, और ज़्यादातर कैसे? डोनेट कर कर, पैसा डोनेट करने के बाद।
फिल का मतलब होता है लव, एंथ्रोपो का मतलब होता है ह्यूमन। ठीक है, तो जो भी व्यक्ति ह्यूमन से, मनुष्यों से प्यार करता है उसको बोलते हैं फिल एंथ्रोपिक, और जब वो प्यार करेगा तो वो डोनेट तो करेगा ही करेगा। तो फिल एंथ्रोपिक वो व्यक्ति होता है जो चैरिटी वगैरह ज़्यादा करता है, दान पुण्य ज़्यादा करता है। ही इज़ नोन फॉर हिज फिलेंथ्रोपिक वर्क इन एजुकेशन। एजुकेशन में, पढ़ाई के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में उसको जाना जाता है क्योंकि उसने क्या करा है, अपना उसका फिलेंथ्रोपिक वर्क रहा है। मतलब क्या, काफ़ी डोनेशन वगैरह देता रहा होगा वो शिक्षा के क्षेत्र में, चैरिटेबल है, काफ़ी चैरिटी देता रहता है, बेनेवोलेंट है और ह्यूमैनिटेरियन है। मार्क करेंगे बेनेवोलेंट को, ये इसका बिल्कुल क्या है, सिनोनिम है डायरेक्ट। बेनेवोलेंट मतलब परोपकारी, जो व्यक्ति डोनेशन वगैरह दे सकता है। ठीक है, एक बेनेफैक्टर भी इसका सिनोनिम हो जाता है। एक तरफ तो भाई दान पुण्य करता है, चैरिटेबल है, बेनेवोलेंट है, दूसरी तरफ सेल्फिश, ग्रीडी, सेल्फ सेंटर्ड है, अपने बारे में सोचता है, बाकी दुनिया जाए भाड़ में। तो इसका उल्टा हो जाएगा ये, सेल्फिश, ग्रीडी और सेल्फ सेंटर्ड। नेक्स्ट अगला वर्ड है एक्सपर्टाइज। नाउन होता है विशेषज्ञता को बोलते हैं, स्पेशल स्किल और नॉलेज इन अ पर्टिकुलर फील्ड। किसी एक पर्टिकुलर फील्ड में स्पेशल स्किल होना, स्पेशल नॉलेज होना, उसको बोलते हैं एक्सपर्टाइज। हर एक्सपर्टाइज इन लॉ इज अनमैच्ड। उसकी जो एक्सपर्टाइज है, उसकी जो स्किल का लेवल है, किसमें, लॉ में, कानून में, वो कैसा है, अनमैच्ड, उसको कोई मैच ही नहीं कर सकता। स्किल, मास्टरी और प्रोफिशिएंसी, प्रोफिशिएंसी को मार्क करेंगे। स्किल और मास्टरी तो आपको पता है, एक तरफ तो भाई बहुत विशेषज्ञता है, स्किल है, काफ़ी मास्टरी है, दूसरी तरफ इनकॉम्पिटेंस है, वहाँ पर कॉम्पिटेंस नहीं है, वो योग्य नहीं, इनएप्टीट्यूड है और इग्नोरेंस है। तीनों जाते हैं इसके एंटोनिम्स, इसमें से आप इनएप्टीट्यूड को मार्क कर सकते हैं। चलिए भाई, वर्ड्स कंप्लीट हुए, अब हम कवर करेंगे इडियम्स एंड फ्रेजेस। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है, सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं, तो जितने बच्चे इस वीडियो को अभी देख रहे हैं सारे के सारे लाइक करेंगे। लाइक करने के बाद आगे बढ़ते हैं, क्लास को इडियम्स करते हैं। पहला है वर्क अगेंस्ट द क्लॉक, समय के दबाव में काम करना। टू वर्क वेरी फास्ट टू फिनिश बिफोर आवर डेडलाइन। भाई समय के दबाव में आप कब काम करोगे, जब आपके पास समय कम है, आपको काम बहुत ज़्यादा करना है, तो उसको बोलते हैं वर्क अगेंस्ट द क्लॉक। आप बार बार क्या होता है, जब आपके पास बहुत सारा काम पेंडिंग होता है और आपके पास टाइम बहुत कम है, तो आप बार बार ना क्लॉक को देख रहे होते हो, बार बार घड़ी को देख रहे होते हो, तो मतलब क्या, आप यू आर वर्किंग अगेंस्ट द क्लॉक। तो आप कम समय है लेकिन ज़्यादा काम करने की कोशिश कर रहे हो। टू वर्क वेरी फास्ट, बहुत तेज़ से काम करना। टू फिनिश, इसको ख़त्म करने से बिफोर अ डेडलाइन। डेडलाइन क्या होती है, मैंने बताया था, डेडलाइन होती है एक ऐसी डेट जिस डेट तक आपको, अंतिम तिथि को बोलते हैं, अंतिम डेट को, लास्ट डेट को बोलते हैं डेडलाइन। वी वर वर्किंग अगेंस्ट द क्लॉक टू सबमिट द प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट को सबमिट करने के लिए वो कर रहे थे वर्क अगेंस्ट द क्लॉक, मतलब क्या, समय के अभाव में काम कर रहे थे, बहुत कम था समय, काम बहुत ज़्यादा था। निप इन द बड, शुरुआत में ही रोक देना। टू स्टॉप समथिंग बिफोर इट बिकम्स अ प्रॉब्लम, इसको, इससे पहले कि कोई चीज़ प्रॉब्लम बन जाए उससे पहले उसको रोक देना। इसको इस तरीके से याद किया था मैंने, निप इन द बड, बड होती है कली, कोई फूल खिल रहा है उसकी कली, अब आपने उसमें पेन की, कोई कली खिल रही है छोटी सी, ठीक है, उसमें आपने पेन की निब मार दी, आपने उसकी पेन की निब मार दी, तो मतलब क्या हो गया, वो तो वहीं डिस्ट्रॉय हो जाएगी, वो फूल बन ही नहीं पाएगा। तो निप इन द बड का मतलब होता है कि शुरुआत में ही, स्टार्टिंग में ही किसी प्रॉब्लम को ख़त्म कर देना। वी मस्ट निप द रूमर्स इन द बड, तो हमको जो रूमर्स है ना उनको निप इन द बड करना पड़ेगा, मतलब शुरुआत में ही रोकना पड़ेगा। रूमर्स होते हैं अफवाह। बोल इन द चाइना शॉप, असावधान और लापरवाह व्यक्ति। अ क्लमजी पर्सन हु ब्रेक्स और स्पॉइल्स थिंग्स इजीली। भाई अगर चाइना शॉप में बुल घुस गया, अगर सांड घुस गया, तो वो क्या कर देगा, वो तो सब कुछ तहस नहस कर देगा, सारी चीज़ें बिगाड़ देगा। तो ऐसा व्यक्ति है, क्लमजी पर्सन है, जो तोड़ फोड़ कर देगा सारी चीज़ों की। ही इज़ लाइक ए बुल इन अ चाइना शॉप व्हेन हैंडलिंग डेलिकेट मैटर्स। तो वो कैसा है, बुल इन चाइना शॉप है, मतलब क्या, एक बहुत ऐसा व्यक्ति है, एक अजीब सा लापरवाह व्यक्ति है जो हैंडल नहीं कर सकता डेलिकेट मैटर्स को। और बुल इन द चाइना शॉप का मतलब ऐसा भी हो सकता है, चाइना शॉप है, चाइना शॉप में बुल का तो कोई काम नहीं है, भाई शॉप पर तो कुछ खरीदारी करने जाएंगे ना, तो बुल इन द चाइना शॉप है, तो मतलब गलत जगह पर कोई व्यक्ति प्रेजेंट है, उसको भी बोल सकते हो आप बुल इन द चाइना शॉप। हिट अ ब्रिक वॉल, रुकावट का सामना करना। टू फेस एन ऑब्स्टेकल दैट स्टॉप्स प्रोग्रेस, एक ऐसे ऑब्स्टेकल का सामना करना जो प्रोग्रेस को रोक रहा था, उसका मतलब होता है हिट अ ब्रिक वॉल। एक सामने ब्रिक वॉल आ गई, आप आराम से जा रहे हो, आपकी गाड़ी जा रही है, अचानक से आपके सामने आ गई ब्रिक वॉल, तो मतलब क्या, आप एक ऑब्स्टेकल का फेस कर रहे हो। नेगोशिएशंस हिट अ ब्रिक वॉल एंड बोथ साइड्स रिफ्यूज टू कंप्रोमाइज। नेगोशिएशंस हिट अ ब्रिक वॉल मतलब क्या, नेगोशिएशंस को ऑब्स्टेकल, बाधा का सामना करना पड़ा जब दोनों साइड ने रिफ्यूज़ कर दिया कंप्रोमाइज़ करने से, तो ये नेगोशिएशंस के लिए काफ़ी डिफिकल्ट सिचुएशन है, बाधा आ गई है। फ्रेजल वर्ब्स,
पहला है टेक अवे। टेक अवे का मतलब होता है हटाना या फिर ले जाना। टू रिमूव समथिंग, किसी चीज़ को रिमूव कर देना। प्लीज़ टेक अवे द प्लेट्स आफ्टर डिनर। डिनर के बाद कृपया करके अपनी प्लेट्स को ले जाएं, मतलब हटा लें वहाँ से। ठीक है, ये रेस्टोरेंट वगैरह पे मिल जाएगा आपको लिखा हुआ। प्लीज़ टेक अवे द प्लेट्स आफ्टर डिनर। बाइट ऑफ, काटना, हाथ में लेना। टू बाइट समथिंग, किसी चीज़ को काटना, बाइट करना। और टेक मोर देन वन कैन हैंडल, और एक ऐसी चीज़ आप जो जितना हैंडल नहीं कर सकते उससे ज़्यादा चीज़ लेना। बाइट ऑफ उसका भी मीनिंग होता। ही बिट ऑफ, बिट यहाँ पर सेकंड फॉर्म आई है। ही बिट ऑफ मोर देन ही कुड च्यू विद दैट प्रोजेक्ट। तो उसने बिट ऑफ मतलब क्या, उसने अपने औकात से ज़्यादा चीज़ें ले ली हैं। मोर देन ही कुड च्यू विद दैट प्रोजेक्ट, कि भाई प्रोजेक्ट था, जितना वो नहीं काम कर सकता था उस प्रोजेक्ट का, उससे ज़्यादा उसने बिट ऑफ कर लिया, अपने हाथ में ले लिया। ब्लैकआउट, ब्लैकआउट का मतलब होता है बेहोश होना और बिजली का गुल होना। भाई जब कोई व्यक्ति बेहोश होता है उसको क्या दिख रहा होता है? उसको कुछ नहीं दिख रहा होता, उसको तो अंधकार दिख रहा होता है। और अंधकार कैसा होता है? काला। तो ब्लैकआउट अगर हो गया है मतलब आप बेहोश हो गए हो, आपको होश नहीं रहा है। टू लॉस कॉन्शियसनेस, आपकी कॉन्शियसनेस चली गई है। और टेम्परेरी लॉस ऑफ विजन, भाई आपका विजन टेम्परेरी तरीके से लॉस हो गया। लॉस ऑफ पावर, बिजली के कटने को भी बोलते हैं ब्लैकआउट हो गया। शी ब्लैक्ड आउट ड्यूरिंग द हीट वेव। हीट वेव चल रही थी, गर्म हवाएं चल रही थी, और उस समय उसको क्या हो गया, अचानक से ब्लैकआउट हो गया, यानी कि वो बेहोश हो गई। ब्लॉक ऑफ, ब्लॉक ऑफ का मतलब तो पता होगा भाई, बंद कर देना, रास्ता रोकना। भाई ब्लॉक कर दिया ना किसी चीज़, कहते हैं ना ब्लॉक कर दो, तो ब्लॉक ऑफ होता है वो पूरा। टू क्लोज अ रोड और पाथ, किसी एक रोड को, किसी एक पाथ को बंद कर देना। द पुलिस ब्लॉक्ड ऑफ, पुलिस ने क्या करा है, ब्लॉक ऑफ करा है स्ट्रीट को, गली को, आफ्टर द एक्सीडेंट। कोई एक्सीडेंट हो गया होता है ना, कई जगह किसी जगह पर एक्सीडेंट हो जाता है तो पुलिस आती है वहाँ पर, और उसके बाद क्या हो जाता है, वहाँ पर उसको ब्लॉक ऑफ करते हैं, उसको बंद कर देते हैं। वहाँ पर जनरल पब्लिक को आने जाने नहीं दिया जाता, उसको एक साइट बना देते हैं वो, तो इसके लिए उसको ब्लॉक ऑफ करते हैं, बंद करते हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस देखिए, देख रहे हो बेटा, एक सिंगल क्लास में वोकैब के जितने भी पैटर्न हो सकते हैं, जितने भी फॉर्मेट्स हो सकते हैं, सब कुछ मिल जाएगा भाई आपको इससे एक सिंगल क्लास में। और वर्ड्स के आइटम्स के लेवल देखो भाई, लेवल देखो, बिल्कुल एग्जाम में ऐसा हो ही नहीं सकता कि यहाँ से आपको वोकैब ना देखने को मिले। 100% लिख कर देता हूँ कि आपको यहाँ से वोकैब ज़रूर देखने को मिलेगी। पहला आज का वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है रिगल, वर्ब होता है मचलना या फिर निकलना। ट्विस्ट एंड टर्न द बॉडी टू एस्केप और मूव, भाई ट्विस्ट करना, मचलना, ट्विस्ट कर देना, मोड़ देना, टर्न कर देना बॉडी को, टू एस्केप और मूव, भागने के लिए, बच के भागने के लिए। द फिश रिगल्ड आउट ऑफ द नेट, तो नेट से फिश ने क्या करा, अपने बॉडी को मरोड़ के, और फिर वो वहाँ से रिगल आउट हो गई, मतलब क्या, बचकर निकल गई। अब्रिज वर्ब होता है संक्षिप्त करना, टू शॉर्टन अ टेक्स्ट विदाउट लॉजिंग मीनिंग। अब्रिज कितनी बार एग्जाम में आया है? अब्रिज का मतलब होता है किसी चीज़ को शॉर्ट कर देना, छोटा कर देना। भाई नदी है, कोई एक नदी बह रही है, ये देखो नदी बह रही है। अब इसके ऊपर से एक ब्रिज बन गया, तो ये तो नदी थी, मैं खड़ा हूँ यहाँ पर। अगर ये ब्रिज ना बनता तो मुझे यहाँ से घूम कर पूरी एरिया से, और फिर ऐसे करके मुझे यहाँ जाना होता, तो फिर मैं पूरे से घूम के आता। लेकिन अब्रिज ने क्या करा, इस रास्ते को छोटा कर दिया। तो अब्रिज मतलब क्या, छोटा करना, शॉर्टन करना। तो शॉर्टन अ टेक्स्ट विदाउट लॉजिंग मीनिंग, किसी एक टेक्स्ट को छोटा करने को बोलते हैं अब्रिज करना, लेकिन उसका मीनिंग नहीं खोना चाहिए, तो उसको प्रिसीज करना। द एडिटर अब्रिज्ड द नॉवल फॉर यंग रीडर्स, यंग रीडर्स के लिए एडिटर ने क्या करा, अब्रिज करा, छोटा करा है, शॉर्ट करा है नॉवल को। जार्गन नाउन होता है तकनीकी भाषा, स्पेशल वर्ड्स यूज्ड बाय अ पर्टिकुलर प्रोफेशन और ग्रुप। एक पर्टिकुलर प्रोफेशन या ग्रुप के द्वारा कुछ स्पेशल वर्ड्स यूज करे जाते हैं, उन वर्ड्स को बोलते हैं जार्गन। लीगल जार्गन कैन बी हार्ड टू अंडरस्टैंड, जो लीगल जार्गन होते हैं, जो लीगल टर्मिनोलॉजी होती है वो हार्ड है, उनको समझना मुश्किल है। तो जार्गन का मतलब समझ में आ गया, टर्मिनोलॉजी, उसकी जो टर्म्स होती हैं, उनकी जो वोकैब होती है, वर्ड्स होते हैं, उसके स्पेशल वर्ड्स होते हैं, वो जार्गन। अगला है बेवी, नाउन होता है समूह या झुंड को बोलते हैं, अ लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल और थिंग्स, और पीपल में भी खास तौर पर गर्ल्स का, ठीक है, गर्ल्स का। तो बेबी समझ में आ जाएगा ना भाई। आजकल क्या होता है, बेबी बेबी बोलते हैं ना लड़कियों को, बेबी, तो बेबी का बेबी यहाँ पर वी वाई है, वो BABY होता है। तो बेबी क्या है, ग्रुप ऑफ गर्ल्स, आप इस तरीके से इसको याद रखेंगे। अब बेबी ऑफ रिपोर्टर्स वेटेड आउटसाइड द कोर्ट। अब बेबी ऑफ रिपोर्टर्स मतलब क्या है, ग्रुप है रिपोर्टर्स का, वेटेड आउटसाइड द कोर्ट, कोर्ट के बाहर उन्होंने वेट किया। बहुत अच्छे वर्ड्स थे आज के, बढ़िया लेवल था वो कैप का, तो अच्छे से इसको देख लेना, क्योंकि एग्जाम में आपको यही वर्ड्स मिलते हैं बेटा। चलिए अब हम कवर करते हैं एडिटोरियल एनालिसिस, डिटेल में पढ़ेंगे हम आज के एडिटोरियल को,
और एक एक चीज़ को अच्छे से समझेंगे जिससे आपका रीडिंग कॉम्प्रहेंशन पार्ट स्ट्रॉन्ग होगा। ब्रिंगिंग दैम होम, उनको घर ला रहे हैं, किनको? ऑन द रिपैट्रिएशन ऑफ द पिपरावा रेलिक्स। रेलिक्स क्या होते हैं? रेलिक्स का मतलब होता है अवशेष, जो बची हुई चीज़ें हैं, वो कैम में पढ़ा चुका हूँ। पिपरावा रेलिक्स हैं, बची हुई चीज़ें हैं, कुछ सेक्रेट चीज़ें हैं, पवित्र, रिलीजियस हैं, उनको रिपैट्रिएट किया जा रहा है, वापस अपने देश लाया जा रहा है, उसके ऊपर आज का एडिटोरियल बेस्ड है। इंडिया मस्ट हैव नॉर्म्स टू कीप सेक्रेट रेलिक्स फ्रॉम बीइंग सोल्ड। इंडिया के कुछ नॉर्म्स होने चाहिए, हमको अपने कुछ नॉर्म्स, अपने कुछ रूल्स, अपने कुछ कायदे कानून रखने चाहिए टू कीप सेक्रेट रिलिक्स फ्रॉम बीइंग सोल्ड, कि हमारे जो सेक्रेट रिलिक्स दूसरे देशों में पड़े हुए हैं वो बेचे ना जाएं, उनकी नीलामी ना हो, उसके लिए हमारे कुछ नॉर्म्स होने चाहिए। द रिसेंट रिपैट्रिएशन ऑफ द पिपरावा रिलिक्स विच वर एक्सकेवेटेड इन 1898 from a stoop in Uttar Pradesh marked an important episode in India's cultural diplomacy efforts. रिसेंट रिपैट्रिएशन हुआ किस चीज़ का? पिपरावा रेलिक्स का, विच वर एक्सकेवेटेड, जो एक्सकेवेट करे गए थे, खुदाई हुई थी जिनकी 1898 में, फ्रॉम ए स्तूप इन उत्तर प्रदेश, मार्क्ड एन इम्पोर्टेंट एपिसोड इन इंडियाज कल्चरल डिप्लोमेसी एफर्ट्स। इनको हम वापस ला रहे हैं, तो ये इंडिया की कल्चरल डिप्लोमेसी एफर्ट्स में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एपिसोड है, बहुत बड़ा एक योगदान है, घटना है। अच्छा, इसमें देखो द रिसेंट रिपैट्रिएशन, रिपैट्रिएशन होता है नाउन, नाउन की एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि भाई कैसे हैं, रिसेंट है, तो ये क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया, और नाउन से पहले आपको आर्टिकल भी देखने को मिलता है, तो आर्टिकल द यहाँ पर लगा गया है। पिपरावा रेलिक्स, रेलिक्स होता है नाउन, और नाउन की एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि भाई कैसे हैं, ये पिपरावा के हैं, तो ये क्या हो गया? ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है। वार एक्सकेवेटेड मतलब पैसिव में है। Considered to be physical remnants associated with Lord Buddha's mortal remains and his early followers. They were taken away in the colonial era and resurfaced for auction by Sotheby's in Hong Kong in May. Considered to be the physical remnants हैं। remnants मतलब क्या भाई? physical remnants मतलब बचे खुचे अवशेष हैं, किसके? Associated with Lord Buddha, लॉर्ड बुद्धा से, भगवान बुद्ध से ये संबंधित है। उनके मोर्टल रिमेन्स हैं, उनके बचे हुए मोर्टल रिमेन्स होते हैं उनकी बॉडी के पार्ट्स, एंड हिज अर्ली फॉलोवर्स, और उनके अर्ली फॉलोवर्स के ये बॉडी पार्ट्स हैं। दे वर टेकन अवे इन कॉलोनियल एरा, कॉलोनियल एरा में उनको ले गए थे अंग्रेज लोग, एंड रीसरफेस्ड फॉर ऑक्शन बाय सोथेबीज इन हांगकांग इन मई। लेकिन इसको रीसरफेस कर दिया गया था, इनको ऑक्शन कर दिया गया था, कहाँ पर? हांगकांग में, मई के अंदर। तो अभी जब ये चल रहा था इसका नीलामी, तब हमने ये एक डिसीजन लिया है। एट दिस पॉइंट, इस पॉइंट पर द इंडियन गवर्नमेंट इंटरवीन्ड टू हल्ट द ऑक्शन एंड रीपैट्रिएट द रेलिक्स। इस पॉइंट पर इंडियन गवर्नमेंट ने इंटरवीन करा, हस्तक्षेप किया, टू हल्ट, रोकने के लिए इस ऑक्शन, इस नीलामी को, एंड रीपैट्रिएट द रेलिक्स, और ये जो रेलिक्स हैं, ये जो अवशेष हैं, इनको रिपैट्रिएट करने के लिए, वापस देश में लाने के लिए। गवर्नमेंट नाउन होता है, नाउन की कैसी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि भाई गवर्नमेंट कैसी है? इंडियन गवर्नमेंट है, तो इंडियन यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये इसका एडजेक्टिव है। दीज आर्टिफैक्ट्स now reside in the National Museum, providing people the opportunity to engage directly with an irreplaceable piece of India's and Buddhism's heritage. ये जो आर्टिफैक्ट्स हैं, ये जो कला की आकृतियाँ हैं, now reside in the National Museum, अब ये नेशनल म्यूजियम में रखी गई हैं। प्रोवाइडिंग पीपल, लोगों को अपॉर्चुनिटी दे रही हैं, टू एंगेज डायरेक्टली, कि भाई डायरेक्टली आप उनको देख सकते हो, विथ एन इररिप्लेसेबल पीस ऑफ इंडियाज एंड बुद्धिज्म्स हेरिटेज, भारत का और बुद्ध के जो हेरिटेज है, जो विरासत है, उसको इररिप्लेसेबल पीस है भाई, उसको रिप्लेस नहीं कर सकता, कोई भी चीज़ उसको रिप्लेस नहीं कर सकती, काफ़ी इनकी रेलेवेंस है, उसको डायरेक्ट देखने का सौभाग्य मिलता है पब्लिक को। नोटेबली, काफ़ी बड़े रूप में, इंडियाज कोऑर्डिनेटेड डिप्लोमेटिक एफर्ट इन्वॉल्विंग मल्टीपल मिनिस्ट्रीज एंड इट्स मिशंस अब्रोड कुड परसुएड सोथबाइज टू पोस्टपोन एंड इवेंचुअली कैंसल द ऑक्शन। नोटेबली, काफ़ी बड़े रूप से, बड़े पैमाने पर, इंडियाज कोऑर्डिनेटेड डिप्लोमेटिक एफर्ट, इंडिया के कोऑर्डिनेटेड मतलब मिले जुले डिप्लोमेटिक एफर्ट्स इन्वॉल्विंग मल्टीपल मिनिस्ट्रीज, में कई सारी मिनिस्ट्रीज शामिल हैं, और उनके मिशंस अब्रोड, जो बाहर उनके मिशंस चल रहे हैं, वो सब शामिल हैं। उसके बाद कुड परसुएड, उसके वजह से पॉसिबल हुआ है कि हम परसुएड कर पाए सोथबीज को कि भाई वो पोस्टपोन करे और इवेंचुअली कैंसिल करे इस ऑक्शन को, इस नीलामी को। The Godrej Industries Group's ability to acquire the relics through a negotiated arrangement with Sotheby's also reflects an innovative public-private partnership. Godrej Industries Group है, उसकी ability to acquire the relics, कि भाई वो उसने acquire करा relics को इन
जो ये आइटम्स आए हैं इनको उसने एक्वायर करा थ्रू अ नेगोशिएटेड अरेंजमेंट, एक नेगोशिएटेड अरेंजमेंट करा, मोल भाव करा उनके साथ में विद सोथबी के साथ में। ऑल्सो रिफ्लेक्ट्स एन इनोवेटिव पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, और इसमें क्या दर्शाती है ये चीज़ कि भाई एक इनोवेटिव काफ़ी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप हुई है कि भाई पब्लिक मतलब सरकार, प्राइवेट यानी कि वो प्राइवेट कंपनी है, दोनों की एक पार्टनरशिप इस वाले क्या बोलते हैं, इस वाले प्रोग्राम में या फिर इस वाली पार्टनरशिप में ये जो डील करी है हमने, इस डील में देखने को आपको मिली है। रिफ्लेक्स यहाँ पर वर्ब है, रिफ्लेक्स आ रहा है तो इसका मतलब सिंपल प्रेजेंट में टेंस है, और इसका आप मुझे सब्जेक्ट बताएंगे कि भाई ये रिफ्लेक्ट जो है ये किसके लिए आ रहा है। सोथबी के लिए आ रहा है, नेगोशिएटेड अरेंजमेंट के लिए आ रहा है, रेलिक्स के लिए आ रहा है, या फिर किसके लिए, या फिर गोदरेज इंडस्ट्री के लिए आ रहा है। इसका सब्जेक्ट है एबिलिटी, एबिलिटी इसका सब्जेक्ट है। बात चल रही है गोदरेज इंडस्ट्री ग्रुप की एबिलिटी की, और उस एबिलिटी ने क्या करा है, रिफ्लेक्ट करा है एक इनोवेटिव पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को। तो एक वर्ड में अगर मैं बताऊं तो एबिलिटीज का सब्जेक्ट है, अगर पूरा देखेंगे तो ये सारा का सारा सब्जेक्ट है। द गोदरेज इंडस्ट्री ग्रुप की एबिलिटी टू एक्वायर द रेलिक्स थ्रू अ नेगोशिएटिव अरेंजमेंट विद सोथबीज, यहाँ तक का इसका सब्जेक्ट है, और सोथबीज तक। ऑल्सो रिफ्लेक्स ये इसका वर्ब हो जाएगा। 10 द कोलैबोरेशन enabled the repatriation as well as the setting of a good precedent for future recoveries, combining private sector resources with state authority। फिर क्या है कि जो कोलैबोरेशन हुआ, जो मिलकर काम करा गया, इनेबल्ड द रिपैट्रिएशन, उसने क्या करा, रिपैट्रिएशन को आसान बनाया, एज वेल एज द सेटिंग ऑफ अ गुड प्रेसिडेंट, और एक ऐसा प्रेसिडेंट, ऐसा उदाहरण रखा किसके लिए, फ्यूचर रिकवरीज के लिए। कभी आगे को अगर ज़रूरत पड़ेगी तो इस वाले उदाहरण को लेकर हम चीज़ों को रिकवर करेंगे। कंबाइनिंग प्राइवेट सेक्टर रिसोर्सेज, और कंबाइन करेंगे कि भाई प्राइवेट सेक्टर के रिसोर्सेज को भी विद स्टेट अथॉरिटी, मतलब क्या, प्राइवेट कंपनी को भी सरकार के साथ में लेकर के चीज़ों को रिकवर किया जा सकता है। द एपिसोड ऑल्सो रेज्ड अवेयरनेस वर्ल्ड वाइड अबाउट इंडियाज रोल एज अ स्टेवर्ड ऑफ बुद्धिस्ट हेरिटेज। ये जो एपिसोड था, ये जो इवेंट था, इसको डील थी ये, ऑल्सो रेज्ड अवेयरनेस, इससे अवेयरनेस भी उठी है वर्ल्ड वाइड, पूरे विश्व में, अबाउट इंडियाज रोल, इंडिया के रोल एज अ स्टेवर्ड ऑफ बुद्धिस्ट हेरिटेज, कि किस तरीके से कि भाई हम जो हैं, हम स्टेवर्ड हैं बुद्धिस्ट हेरिटेज के, बुद्ध के जो विरासतें हैं, महात्मा बुद्ध की जो विरासतें हैं उसके हम स्टेवार्ड हैं, उसके हम प्रोटेक्टर हैं, उनके रक्षक हैं हम। However, the case has also revealed certain structural deficiencies in the framework within which India operates to recover and safeguard its cultural assets। लेकिन क्या है, ये जो केस था, हैज़ ऑल्सो रिवील, इसने रिवील किया, उजागर किया, सर्टेन स्ट्रक्चरल डेफिशिएंसीज हैं हमारे देश में, बहुत सारी कमियां हैं हमारे स्ट्रक्चर में, इन द फ्रेमवर्क के अंदर, विद इन विच, जिसके अंदर इंडिया ऑपरेट करता है, टू रिकवर एंड सेफगार्ड इट्स कल्चरल एसेट्स, जिस तरीके से हम रिकवर करते हैं और सेफगार्ड करते हैं, सुरक्षित करते हैं अपने कल्चरल एसेट्स की, उसमें कहीं ना कहीं डेफिशिएंसी है। ये बात भी इस वाले केस के बाद सामने आई है। द रिलिक्स एक्सकेवेटेड ड्यूरिंग British administration originally had a fragmented ownership, resulting in a complex legal status that vexed repatriation claims a century later। ये जो relics थे, एक्सकेवेट करे गए थे, इनकी खुदाई करी गई थी कब, ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम पे। ओरिजिनली हैड अ फ्रेगमेंटेड ओनरशिप, ओरिजिनली इसका क्या है, एक फ्रेगमेंटेड ओनरशिप है, ओरिजिनली यहाँ पर क्या है, एडवर्ब है। रिजल्टिंग इन अ कॉम्प्लेक्स लीगल स्टेटस, और जिसके बाद एक कॉम्प्लेक्स लीगल स्टेटस में उसकी रिजल्ट हुआ है, वो चीज़ एक कॉम्प्लेक्स लीगल स्टेटस में बदली है। दैट वैक्स्ड, और जिसने क्या करा, वैक्स करा, परेशान करा, रिपैट्रिएशन क्लेम्स को एक सेंचुरी लेटर, एक शताब्दी के बाद हम उन चीज़ों को लेकर आए हैं। इंडियाज रिएक्टिव पोस्चर इन द एपिसोड ऑल्सो रिफ्लेक्टेड गैप्स इन द एग्जिस्टिंग लीगल, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड प्रिवेंटिव इंफ्रास्ट्रक्चर टू मैनेज हेरिटेज। इंडिया का जो रिएक्टिव पोस्चर है कि भाई जब चीज़ें हमारे सामने आती हैं तभी हम रिएक्शन करते हैं, तो ये जो पोस्चर है इन द एपिसोड, इस पूरे इवेंट में, ऑल्सो रिफ्लेक्टेड गैप्स, उसने क्या दिखाया है, गैप दिखाया है, इन द एग्जिस्टिंग लीगल, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड प्रिवेंटिव इंफ्रास्ट्रक्चर टू मैनेज हेरिटेज। हम अपने हेरिटेज को कैसे मैनेज कर रहे हैं, एग्जिस्टिंग जो लीगल, एडमिनिस्ट्रेटिव और प्रिवेंटिव इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारा, चीज़ों को मैनेज करने का, उसको रिकवर करने का, वो कहीं ना कहीं हमको दिखाई दिया है कि इंडिया का रिएक्टिव पोस्चर रहा है। इस एपिसोड में समझ में आया कि चीज़ों को हम तब करते हैं जब वो हमारे सामने आ जाती हैं। पता तो हमारे पास रिकॉर्ड तो ऑलरेडी अवेलेबल है, तो हम पहले ही उनको क्यों ना ले आए, अगर किसी वजह से उसकी ऑप्शन हो जाती तब ये तो हमारे हाथ से निकल जाती चीज़।
दैट द ऑक्शन वॉज पब्लिकली अनाउंस्ड एंड शेड्यूल्ड बिफोर इंडिया इंटरवेन इज रिवीलिंग। तो कि भाई ठीक है भाई, ये जो ऑक्शन था पब्लिकली अनाउंस करा गया और शेड्यूल करा गया बिफोर इंटरवेन इज रिवीलिंग, तो इससे तो सामने आ गई हैं सारी चीज़ें। अब एक चीज़ यहाँ पर देखिएगा, एग्जिस्टिंग लीगल एडमिनिस्ट्रेटिव एंड प्रिवेंटिव इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर अपने आप में नाउन है, और ये जो पीछे के वर्ड्स हैं एग्जिस्टिंग, लीगल, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड प्रिवेंटिव, ये सब इसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है। एग्जिस्टिंग पुराना, लीगल है, एडमिनिस्ट्रेटिव है एंड प्रिवेंटिव इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये सब क्या हो जाता है यहाँ पर, ये सब एडजेक्टिव का काम कर रहे हैं। ठीक है जी। दैट द ऑक्शन वॉज पब्लिकली अनाउंस, वॉज अनाउंस्ड एंड शेड्यूल्ड, तो वॉज के साथ में जब वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है तो ये पैसिव में होता है। द केस ऑल्सो एक्सपोज द एब्सेंस ऑफ रोबस्ट इंटरनेशनल लीगल फ्रेमवर्क्स डिजाइंड टू प्रिवेंट द सेल ऑफ कल्चरली सेंसिटिव ऑब्जेक्ट्स। ये जो केस था इसने एक्सपोज करा, उजागर करा कि भाई एब्सेंस है, एक रोबस्ट इंटरनेशनल लीगल फ्रेमवर्क नहीं है, डिजाइंड टू प्रिवेंट द सेल ऑफ कल्चरली सेंसिटिव ऑब्जेक्ट्स। तो एक मजबूत इंटरनेशनल लीगल फ्रेमवर्क अभी तक डिज़ाइन नहीं हो पाया है जिससे कि ये जो कल्चरली सेंसिटिव ऑब्जेक्ट्स हैं इनकी सेल को कहीं ना कहीं रोका जाए, बचाया जाए। While India used existing national laws and international negotiations effectively in this instance, it also banked on diplomatic pressure, which is not a scalable solution. While India used existing, हमने क्या करा है, existing मतलब पुराने नेशनल लॉज को हमने यूज़ किया और कुछ इंटरनेशनल नेगोशिएशंस को यूज़ करा, इफेक्टिवली यूज़ करा इन दिस इंस्टांस, इस वाले घटना में, इस वाली डील में। इट ऑल्सो बैंक, इट किसके लिए, इंडिया के लिए। इट ऑल्सो बैंक्ड ऑन, इंडिया ने बैंक करा मतलब निर्भर करा, रिलाई करा किस चीज़ पर, डिप्लोमेटिक प्रेशर दिया, विच इज़ नॉट अ स्केलेबल सोल्यूशन, जो कि एक स्केलेबल अच्छा सोल्यूशन नहीं है। टू एड्रेस दिस गैप्स, इन गैप्स को भरने के लिए द कंट्री नीड्स अ सेंट्रलाइज, देश को ज़रूरत है एक सेंट्रलाइज डिजिटाइज रजिस्ट्री ऑफ कल्चरल एसेट्स, domestic and overseas, integrated with international customs and auction houses for real-time monitoring, proactive tracking and to receive early alerts of potential sales। इस चीज़ को एड्रेस करने के लिए, इस गैप को एड्रेस करने के लिए कल हमारी कंट्री को, हमारे देश को ज़रूरत है एक सेंट्रलाइज डिज़ाइंड रजिस्ट्री करनी पड़ेगी कल्चरल एसेट्स की, जितनी भी ऐसी हमारी चीज़ें हैं उनकी हमको करनी पड़ेगी, ऐसी जो कल्चरल संपत्तियाँ हैं उनकी रजिस्ट्री करनी पड़ेगी हमको। डोमेस्टिक है चाहे वो ओवरसीज़ हैं, ओवरसीज़ मतलब चाहे विदेश में हमारी समुद्र पार रखी हुई चीज़ें हैं ऐसी। इंटीग्रेटेड विद इंटरनेशनल कस्टम्स एंड ऑक्शन हाउसेस, जो भी इंटीग्रेट हैं, किस चीज़ से संबंधित हैं, जुड़ी हुई हैं इंटरनेशनल कस्टम्स से और ऑक्शन हाउसेस के, फॉर रियल टाइम मॉनिटरिंग, रियल टाइम मॉनिटरिंग करने के लिए और उनकी प्रोएक्टिव ट्रैकिंग करने के लिए, एंड टू रिसीव अर्ली अलर्ट्स ऑफ पोटेंशियल सेल्स, और अगर किसी चीज़ का पोटेंशियल सेल हो सकती है, कोई चीज़ बेची जा सकती है दूसरे देशों में कहीं पर, उसके लिए हमको एक प्रॉपर उसकी रजिस्ट्री करनी पड़ेगी जिससे कि हम अलर्ट रहें। द गवर्नमेंट कुड ऑल्सो स्पेयरहेड और एक्टिवली पार्टिसिपेट इन इंटरनेशनल एफर्ट्स टू डेवलप बाइंडिंग नॉर्म्स टू कीप सेक्रेड रिलिक्स फ्रॉम बीइंग कमर्शलाइज्ड। गवर्नमेंट को, हमारे भारत की सरकार को, कुड ऑल्सो स्पेयरहेड, लीड करना चाहिए, एक्टिवली पार्टिसिपेट करना चाहिए इंटरनेशनल एफर्ट्स में, जो विदेश के पूरे विश्व के स्तर पर जो एफर्ट्स होते हैं कि वो डेवलप करेंगे एक बाइंडिंग नॉर्म्स टू कीप सेक्रेड रिलिक्स फ्रॉम बीइंग कमर्शलाइज्ड। दुनिया में ऐसी वकालत होती है कि भाई जो सेक्रेड रिलिक्स है ना उनको बचाने के लिए, कि भाई उनको कमर्शलाइज ना करा जाए, उनको बेचा ना जाए, उनकी नीलामी ना करी जाए, उसमें हमारी भारत सरकार को स्पीयरहेड करना चाहिए, लीड करना चाहिए और इस पार्टिसिपेट करना चाहिए कि भाई एक ऐसा चीज़ें बनाएं, एक ऐसा एग्रीमेंट बनाएं कि कोई भी सेक्रेड अगर रिलिक्स हैं, कोई भी रिलीजियस चीज़ें हैं, देश से संबंधित चीज़ें हैं, हमारी कल्चर से संबंधित चीज़ें हैं, तो उनको बेचा ना जाए, उनको कमर्शलाइज ना किया जाए। एक बाइंडिंग नॉर्म्स होना चाहिए, नॉर्म्स नाउन है और बाइंडिंग उसका एडजेक्टिव है। तो बाइंडिंग नॉर्म्स ऐसे होने चाहिए, ऐसे हमारे कानून होने चाहिए, या फिर ऐसे हमारे क्या बोलते हैं उसको, नॉर्म्स को क्या बोलेंगे, कुछ हमारे स्टैंडर्ड सेट होने चाहिए कि भाई हम इन चीज़ों को नहीं बिकने देंगे। स्केलिंग अप पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इज इक्वली इम्परेटिव टुगेदर विद एनकरेजिंग द इन्वॉल्वमेंट ऑफ डाइवर्स stakeholders including philanthropic foundations and heritage trusts to mobilize additional resources and expertise for recovery and conservation। स्केलिंग अप पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को अगर आप बढ़ाएंगे, इज इक्वली इम्परेटिव, वो इतना ही ज़रूरी है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कौन सी होती है, प्राइवेट और सरकार, प्राइवेट चीज़ें, कोई कंपनी और सरकार दोनों जब मिलकर पार्टनरशिप में किसी काम को कर रही होती हैं, उसको बढ़ाने की ज़रूरत है, काफ़ी ज़रूरत है। टुगेदर विद, और किसकी चीज़ के साथ में, कि भाई एनकरेज करेंगे आप इन्वॉल्वमेंट किसका, डाइवर्स स्टेक होल्डर्स का। स्टेक होल्डर्स होती हैं पार्टीज़, तो एक चीज़ में अलग अलग पार्टीज़ हो सकती हैं, जैसे कि इंक्लूडिंग
कुछ फिलैंथ्रोपिक फाउंडेशंस हो सकते हैं। फिलैंथ्रोपिक फाउंडेशन कौन से होते हैं? कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जो मानवता के हित में काम कर रहे होते हैं। कुछ हेरिटेज ट्रस्ट होती हैं जो केवल इसी विरासत को बचाने का ही, उनको कंजर्व करने का ही काम कर रही होती हैं। टू मोबिलाइज एडिशनल रिसोर्सेज, जिससे कि एडिशनल रिसोर्सेज को मोबिलाइज किया जा सके, उनको लाया जा सके अपने देश में। एक्सपर्टाइज फॉर रिकवरी एंड कंजर्वेशन, और किस चीज़ के लिए? रिकवरी के लिए और कंजर्वेशन के लिए, उनके बचाव के लिए। अच्छा एडिटोरियल था भाई, पढ़कर अच्छा लगा। डिफ़िकल्टी लेवल आज का एडिटोरियल काफ़ी अच्छा डिफ़िकल्ट था और पढ़ने में मुझे तो मज़ा आया भाई, आपको भी मुझे लगता है सबको समझ में आया होगा। इस तरीके से आप पढ़ते जाओगे तो आपका जो इंग्लिश पढ़ने का डर है वो ख़त्म हो जाएगा और फिर आपकी मास्टरी हो जाएगी चीज़ों को समझने में। कॉम्प्रहेंशन एमसीक्यूज करते हैं भाई। रिपैट्रिएशन ऑफ द पिपरावा रिलिक्स इज सिग्निफिकेंट प्राइमरली बिकॉज, किस लिए इंपॉर्टेंट है बताओ भाई? ये जो हमने अभी रिपैट्रिएशन करा है वो किस लिए ज़रूरी है? बताइए भाई किस लिए ज़रूरी है? इट मार्क्स द फर्स्ट टाइम सूदबीज कैंसल्ड एन ऑक्शन इन इंडियाज़ फेवर, इंडिया के फेवर में पहली बार ऐसा कुछ नहीं है। इट सिम्बलाइजेज इंडियाज़ कमिटमेंट टू प्रिजर्विंग बुद्धिस्ट हेरिटेज, हाँ हमने बुद्धिस्ट का हेरिटेज को तो प्रिजर्व करा है। इट इन्वॉल्व ओनली प्राइवेट सेक्टर एफर्ट्स विदाउट गवर्नमेंट इंटरवेंशन, नहीं ऐसा तो कुछ नहीं था। इट लेड टू चेंजेस इन इंटरनेशनल लॉ रिगार्डिंग सेक्रेट रेलिक्स, मतलब इससे जो है वो इंटरनेशनल लॉ को ही चेंज कर दिया गया, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। बी ऑप्शन बचता है भाई। इसलिए इम्पोर्टेंट है, इसलिए सिग्निफिकेंट है क्योंकि ये सिम्बलाइज करता है हमारे देश के, इंडिया के कमिटमेंट को कि हम बुद्धिस्ट हेरिटेज को प्रिजर्व करते हैं। बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब इंडियाज अप्रोच इन रिकवरिंग द रेलिक्स, रेलिक्स को रिकवर करने में इसमें से कौन सा अप्रोच सबसे ठीक है? फुल्ली प्रोएक्टिव एंड प्रिवेंटिव, काटो। लार्जली इन इफेक्टिव एंड अनकोऑर्डिनेटेड, अनकोऑर्डिनेटेड तरीके से कैसे आप अप्रोच कर लोगे? रिएक्टिव बट डिप्लोमेटिकली इफेक्टिव, कि भाई ये जो हमने रिकवर करा ना इस रेलिक्स को, इंडिया की कौन सी अप्रोच रही? रिएक्टिव रही। हमको जब पता लगा कि भाई ये ऑक्शन होने वाली है तब हमारा रिएक्शन आया, तो हमारी रिएक्टिव अप्रोच थी, बट डिप्लोमेटिक एफर्ट की वजह से ही चीज़ें इफेक्टिव हो पाई हैं। सी ऑप्शन करेक्ट है। According to the editorial, a key structural gap in India's heritage protection framework is, एडिटोरियल के अकॉर्डिंग बताना है कि एक स्ट्रक्चरल गैप इंडिया की हेरिटेज प्रोटेक्शन फ्रेमवर्क में क्या है, हम चीज़ों को बचाने में कहाँ गड़बड़ कर रहे हैं वो बात पूछ रहे हैं। लैक ऑफ अ सेंट्रलाइज्ड डिजिटाइज्ड कल्चरल एसेट रजिस्ट्री, हाँ ये बात तो आई थी भाई, रजिस्ट्री हम नहीं कर पाए अभी तक। एक्सेसिव रिलायंस ऑन द प्राइवेट सेक्टर, नहीं हम ज़्यादा प्राइवेट पर निर्भर तो नहीं है, इस तरीके के मामलों में तो प्राइवेट पर हम नहीं रिलाई करते। एब्सेंस ऑफ पब्लिक अवेयरनेस अबाउट ऑप्शंस, पब्लिक अवेयरनेस तो है तभी तो इसको बचा पाए हैं। वीक डोमेस्टिक लॉज रिगार्डिंग एक्सकेवेशन राइट्स, ये भी नहीं है, इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि भाई हम अभी तक रजिस्ट्री नहीं कर पाए। रजिस्ट्री मतलब उसको रिकॉर्ड में नहीं चढ़ा पाए कि कौन सी आइटम हमारा कहाँ पर है और कब उसकी नीलामी होगी, उसके अलर्ट्स हमको नहीं मिल पाते हैं। ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है। ग्रामर एमसीक्यूज करिएगा। द रेलिक्स विच वॉज एक्सकेवेटेड इन 1898 फ्रॉम अ स्तूप इन उत्तर प्रदेश मार्क्ड एन इम्पोर्टेंट एपिसोड इन इंडियाज कल्चरल डिप्लोमेसी। एरर के लिए धीरे धीरे पढ़ेंगे और जहाँ पर एरर आएगा उसको वहीं पर स्पॉट करके उसको आंसर को फाइंड करेंगे। द रेलिक्स प्लूरल है। विच वॉज एक्सकेवेटेड, वॉज क्या कर रहा है यहाँ पर? वॉज नहीं, यहाँ पर वर होना चाहिए। ये ऑप्शन ही करेक्ट है। वॉज की जगह पर आप लगाएंगे वर, क्योंकि रेलिक्स प्लूरल है तो प्लूरल ही वर्ब उसके साथ में आएगी। ये ऑप्शन करेक्ट। फिल इन द ब्लैंक करना है आपको। इंडियाज डिप्लोमेटिक इंटरवेंशन नॉट ओनली halted द ऑक्शन डैश ऑल्सो सेट अ प्रेसिडेंट फॉर फ्यूचर रिकवरीज। एक कॉम्बिनेशन है, नॉट ओनली, बीच में कोई बात कही जाएगी और फिर आता है बट ऑल्सो, तो यहाँ पर ऑल्सो आ गया, बट की कमी रह गई, कहाँ है? बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। और इसका मतलब क्या होता है? इंडियाज डिप्लोमेटिक इंटरवेंशन नॉट ओनली हॉल्टेड द ऑक्शन, केवल उसने हॉल्ट नहीं करा ऑक्शन को, केवल उसने नीलामी को रोका नहीं, बट ऑल्सो सेट ए प्रेसिडेंट, एक उदाहरण भी सेट किया। बट ऑल्सो ना कि ये बल्कि ये भी, तो बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। चूज करना है आपको करेक्ट। इंप्रूवमेंट, इंडिया बैंक्ड ऑन डिप्लोमेटिक प्रेशर विच इज नॉट अ स्केलेबल सॉल्यूशन। इंडिया बैंक्ड ऑन डिप्लोमेटिक प्रेशर विच इज़ नॉट अ स्केलेबल सॉल्यूशन। चलिए भी करिएगा इसको। इंडिया बैंक्ड अपॉन डिप्लोमेटिक, बैंक अपॉन तो होता नहीं है, बैंक ऑन, इंडिया बैंक्ड ऑन डिप्लोमेटिक प्रेशर
अ स्ट्रेटजी दैट इज नॉट स्केलेबल, विच इज नॉट स्केलेबल सोल्यूशन। क्या गड़बड़ थी यार इसमें? इंडिया बैंक ओवर तो होगा नहीं, नो इम्प्रूवमेंट होगा, या तो बी ऑप्शन करेक्ट होगा या डी होगा। दो ऑप्शन तो आपके कट गए। अब देखो, इंडिया बैंक्ड ऑन डिप्लोमेटिक प्रेशर, बैंक ऑन करा डिप्लोमेटिक प्रेशर पर, विच इज़ नॉट ए स्केलेबल सोल्यूशन, जो नहीं है एक स्केलेबल सोल्यूशन। इंडिया ने बैंक ऑन करा डिप्लोमेटिक प्रेशर पर, एक स्ट्रेटेजी लगाई दैट इज नॉट स्केलेबल। हाँ, ये एक स्ट्रेटेजी है, इसको एक्सप्लेन करा ना इसमें, तो बी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। इंडिया ने बैंक ऑन करा डिप्लोमेटिक प्रेशर में, एक ऐसी स्ट्रेटेजी लगाई दैट इज नॉट स्केलेबल, बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। क्लॉज टेस्ट करिएगा, इसको पढ़िएगा डिटेल में, आज का छोटा सा है और इसको जब पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएंगी सारी चीज़ें। जल्दी से पढ़ लीजिए स्पीड में, फिर मैं कराता हूँ आपको। पढ़िएगा भाई, जल्दी पढ़िएगा बेटा, स्पीड में पढ़ लो इसको, फिर मैं कराता हूँ आगे। चलिए भाई, आप इसको पॉज करेंगे, मैं इसको पढ़ता हूँ। इंडियाज रिसेंट रिकवरी ऑफ द पिपरावा रिलिक्स sacred remains associated with Lord Buddha reflects a dash of diplomacy and private initiative। इंडिया की रिसेंट रिकवरी जो हमने करी है पिपरावा रिलिक्स की, सैक्रेड, इसके बारे में बताएगा आपसे कि भाई सैक्रेड रिमेंस थे, एसोसिएट थे लॉर्ड बुद्धा से। ये चीज़, ये जो हमने रिकवरी करी, ये रिफ्लेक्ट करती है एक क्या, एक डिक्लाइन ऑफ डिप्लोमेसी नहीं, डिक्लाइन से तो यार कैसे चीज़ें पॉसिबल हो जाएंगी, आइसोलेशन ऑफ डिप्लोमेसी नहीं, गैप ऑफ डिप्लोमेसी नहीं, सिनर्जी। तो तीन ऑप्शन तो आपके कट गए। सिनर्जी, और सिनर्जी क्या होता है? सिनर्जी होता है कोऑपरेशन, आपस में जब आप मिलकर काम कर रहे होते हैं। तो डिप्लोमेसी भी देखने को मिली इसमें, और इसमें प्राइवेट इनिशिएटिव भी देखने को मिला, तो इसका बी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। द रेलिक्स टेकन ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड, जो कॉलोनियल यानी कि अंग्रेजों वाले शासन में जिसको ले लिया गया था, वर शेड्यूल फॉर ऑक्शन, वो क्या था, उनकी नीलामी होनी तय थी, शेड्यूल थी। बट ए कोऑर्डिनेटेड इंटरवेंशन, लेकिन एक कोऑर्डिनेटेड इंटरवेंशन ने सेल को क्या कर दिया, सेल को फैसिलिटेट और आसान बना दिया? नहीं। सेल को एडवर्टाइज कर दिया, सेल की एडवर्टाइजमेंट हो गई इस चीज़ से? नहीं। सेल को इग्नोर कर दिया? नहीं। सेल को एनल कर दिया गया, मतलब क्या, उसको रद्द कर दिया गया, कैंसिल कर दिया गया। तो बी ऑप्शन एकदम एनल्ड इसमें करेक्ट हो जाएगा। हाउएवर एक्सपर्ट्स वार्न दैट इंडियाज करंट अप्रोच इज डैश एड्रेसिंग थ्रेट्स ओनली आफ्टर दे इमर्ज रादर देन प्रिवेंटिंग देम। अगर आप इस लाइन को पढ़ लिया, अगर आपने ये वाली लाइन पढ़ ली ना, आप चुटकियों में इसका आंसर दे दोगे। पढ़ो इसको एक बार। एड्रेस करना थ्रेट्स को ओनली आफ्टर दे इमर्ज, पहले वो हो गए, इमर्ज हो गए, तब आप उसको प्रिवेंट करने निकले हो। तो ये कौन सी अप्रोच होती है? ये होती है रिएक्टिव अप्रोच। भाई प्रोएक्टिव थोड़ी, प्रोएक्टिव का मतलब तो चीज़ें इमर्ज होने से भी पहले आप उसका उपाय कर लो, तो ये तो है नहीं। प्रिवेंटिव मतलब बचाव वाला, और डिप्लोमेटिक इसमें कुछ हो नहीं रहा, डिप्लोमेसी थोड़ी ना हो रही। तो ये रिएक्टिव अप्रोच इसमें देखने को मिल रही है। अप्रोच कैसी है? रिएक्टिव, कि पहले थ्रेट्स आएंगे, थ्रेट्स जैसे ही इमर्ज होंगे तब हम उसको प्रिवेंट करेंगे। तो रिएक्टिव है, पहले रिएक्शन, एक्शन होगा, फिर हम रिएक्शन देंगे। सी ऑप्शन एकदम इसमें करेक्ट है। समझ में आ गया आपको अच्छे से? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम करते हैं PQRS, इसको पढ़िएगा डिटेल में। चार ऑप्शन दिख रहे हैं ना अभी? चलिए पढ़िएगा इसको। इंडिया शुड ऑल्सो एक्टिवली पार्टिसिपेट इन ग्लोबल एफर्ट्स टू प्रिवेंट द कॉमर्शलाइजेशन ऑफ सैक्रेड रिलिक्स। स्केलिंग अप public private partnerships is equally important. The Piprava relics case set a precedent for future heritage recoveries. It demonstrated that diplomacy combined with private resources can yield results. बताइए भाई, इसमें कौन सा ऑप्शन आपको ठीक लग रहा है? इट से क्या होगा भाई? इट डेमोन्स्ट्रेटेड, किस चीज़ ने डेमोन्स्ट्रेट करा, हमको कुछ पता नहीं लगा, काटो सी ऑप्शन। द पिपरावा रिलिक्स केस सेट अ प्रेसिडेंट फॉर फ्यूचर हेरिटेज रिकवरीज। हाँ, यहाँ से हो सकता है। स्केलिंग अप पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इज इक्वली इंपॉर्टेंट। इक्वली इंपॉर्टेंट कहा गया है, तो इसका मतलब पहले कोई चीज़ और इंपॉर्टेंट रही होगी। भाई किसी चीज़ के इक्वल आप तभी तो बताओगे जब पहले कोई चीज़ सामने आएगी। तो इक्वली इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्यू ऑप्शन तो वैसे ही कट जाएगा। ठीक है, एक एक वर्ड आपको बता देगा कि क्या ऑप्शन आपको हटा देना है। क्यू और एस हट गया, अब एक ही ऑप्शन बचता है आर। तो शुरुआत हमारी होगी आर से, इतना तो हमको समझ में आ गया। आर से हम शुरुआत करेंगे। तब पिपरावा रेलिक्स केस सेट करा उसने एक प्रेसिडेंट, एक उदाहरण सेट करा फ्यूचर हेरिटेज रिकवरीज के लिए। उसके बाद आर के बाद अगर आप रखेंगे क्यू,
तो उसके बाद स्केलिंग अप पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इज इक्वली इंपॉर्टेंट। एक बात तो हो गई है, लेकिन अगर आप वहीं एस ऑप्शन को देखोगे ना, तो एस ऑप्शन ऐसा है कि वो जो पहला आर ऑप्शन है उसको एक्सप्लेन ही कर रहा है। भाई पिपरावा रेलिक्स को उसने एक प्रेसिडेंट सेट करा है फ्यूचर हेरिटेज रिकवरीज के, और अगले ऑप्शन में कह रहा है एस में कि इट यानी कि ये जो रिकवरी हुई है, ये जो केस है ना, इट डेमोन्स्ट्रेटेड द डिप्लोमेसी, ये डेमोन्स्ट्रेट करता है, ये दर्शाता है कि भाई डिप्लोमेसी कंबाइंड विद प्राइवेट रिसोर्सेज कैन यील्ड रिजल्ट्स, उससे रिजल्ट सामने आ सकते हैं। तो आर के बाद एस, और उसके बाद स्केलिंग अप पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इज इक्वली इंपॉर्टेंट। और किस चीज़ के इक्वली? इस वाले केस में जो हमने डिप्लोमेसी दिखाई उसके इक्वल है क्या चीज़? स्केल अप करना पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। तो डिप्लोमेसी के इक्वल रख रहा है पीपीपी को, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को। तो इसके बाद एस के बाद तो क्यू ऑप्शन सेट हो गया। तो आर एस क्यू पी इज द करेक्ट आंसर। तो आर के बाद क्यू ना लगा के आर के बाद एस ऑप्शन लगाना ज़्यादा बेटर रहा, और ए ऑप्शन हमारा एकदम करेक्ट है। ठीक है जी, नीचे आंसर की दी गई है, पीडीएफ से मिल जाएगी। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, और टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा पीडीएफ का लिंक, टेलीग्राम का लिंक। अब हम कवर करते हैं वीडियो का सबसे लास्ट पार्ट, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही रहता है। वोकैब प्रैक्टिस करेंगे ट्रिकी एमसीक्यूज के साथ में, और इसके बाद आपको आज जो पढ़ा है सब कुछ आपको रट जाएगा, टोटल चीज़ें आपको अभी याद हो जाएंगी इसी क्लास में। ऑलराइट, चलिए भाई शुरू करते हैं। विच टर्म मीन्स सेंडिंग समवन और समथिंग बैक टू देयर होमलैंड, अपने ही देश में वापस भेजने को, किसी देश में किसी चीज़ को, किसी व्यक्ति को अपने उसके खुद के देश में वापस भेजने को क्या बोलते हैं? प्रेसिडेंट तो उदाहरण होता है डिपोर्टेशन, एग्जाइल या फिर रिपैट्रिएशन, ये सारे ऑप्शन कट जाएंगे। रिपैट्रिएशन को बोलते हैं वापस अपने देश में कोई चीज़ आना, डी ऑप्शन करेक्ट है। ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पास्ट, पास्ट से कोई ऑब्जेक्ट है स्पेशली हिस्टोरिकल या फिर रिलीजियस वैल्यूज की, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं रेलिक्स, उसका रेलिक्स उसको बोलते हैं। तो इसका ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है। विच वर्ब मीन्स टू डिग आउट और फाइंड समथिंग बरीड, आपने डिग आउट करा किसी चीज़ को खोजने के लिए, ढूंढने के लिए। फाइंड समथिंग बरी, जो चीज़ बरी है, छुपी हुई है, उसको निकालने के लिए आपने डिग आउट करा, उसको बोलते हैं एक्सकवेट करना। थर्ड का ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, फोर्थ, स्मॉल रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ समथिंग बेस्ट डिस्क्राइब, इस किसी चीज़ का स्मॉल रिमेनिंग पार्ट है किसी चीज़ का, उसको क्या बोलते हैं? रेमनेट्स, बेबी, रिगल, वेक्स्ट, रेमनेट्स बोलते हैं उसको, जो चीज़ जो बची खुची चीज़ें हैं किसी बड़े पार्ट की, उसको बोलते हैं रेमनेट्स। ए ऑप्शन करेक्ट है। विच वर्ड मीन्स ह्यूमन मेड हिस्टोरिकल ऑब्जेक्ट, ह्यूमन मेड हिस्टोरिकल ऑब्जेक्ट किसको बोलते हैं? प्रेसिडेंट तो उदाहरण है, एक्सपर्टाइज तो उसकी विशेषज्ञता है, रेलिक्स नहीं। आर्टिफैक्ट्स, भाई ह्यूमन मेड चीज़ है, आर्टिफैक्ट्स आर्ट का एक टुकड़ा है, बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। विच वर्ब मीन्स टू कन्विंस समवन टू डू समथिंग, किसी को कन्विंस करना किसी काम को करने के लिए, उसको बोलते हैं परसुएड करना, ए ऑप्शन करेक्ट है। विच वर्ड मीन्स एक अर्लियर केस यूज्ड एज एन एग्जाम्पल, एक पुराने केस को आपने उदाहरण के रूप में यूज़ करा, कि मतलब पहले कोई घटना हो रखी है, कोई केस कोई डिसीजन आ रखा है, उसको आज आप एग्जाम्पल के रूप में यूज़ कर रहे हो, उसको बोलते हैं प्रेसिडेंट। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। विच वर्ड रेफर्स टू अ पर्सन मैनेजिंग और टेकिंग केयर ऑफ समथिंग, कोई एक पर्सन है जो मैनेज कर रहा है, टेक केयर कर रहा है किसका? किसी एक चीज़ का, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं स्टेवार्ड। ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है। स्पेयर हेड का मतलब लीड करना होता है, रेलिक तो वो टुकड़ा है, और बेबी होता है गर्ल्स का ग्रुप। ब्रोकन इनटू डिस्कनेक्टेड पार्ट, कोई चीज़ टूट गई है एक डिस्कनेक्टेड पार्ट्स में, उसको क्या बोलते हैं? फ्रेगमेंटेड, स्केलेबल, फिलैंथ्रोपिक या फिर बेबी, बेबी गर्ल्स का ग्रुप है, फिलैंथ्रोपिक जो परोपकारी होता है, स्केलेबल जो चीज़ बढ़ाई जा सकती है। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फ्रेगमेंटेड यही होता है कि भाई जो चीज़ पार्ट्स में बट गई है, टुकड़ों में बट गई, ये ऑप्शन करेक्ट है। विच इज द एंटोनियम ऑफ वैक्स्ड, वैक्स्ड का मतलब होता है परेशान, चिड़चिड़ा। काम, इरिटेटेड, एजिटेटेड, अपसेट, ये तो आपको सीधे मिल जाएंगे, ये तीनों तो भाई इसके अब बिल्कुल सिनोनिम लग रहे हैं। इरिटेट हो गया, एजिटेट हो गया, अपसेट हो गया, काम इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। विच एडजेक्टिव मीन्स एबल टू एक्सपेंड सक्सेसफुली, किसी चीज़ को आप एक्सपेंड कर सकते हो बहुत आराम से, सक्सेसफुली, उसको क्या बोलते हैं? स्केलेबल अभी बताया इसके ऊपर, स्केलेबल है कोई चीज़, इसका स्केल बढ़ाया जा सकता है। बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। विच वर्ब मीन्स टू लीड अ प्रोजेक्ट और कैंपेन, एक प्रोजेक्ट को, एक कैंपेन को लीड करना, लीड करने को क्या बोलते हैं? स्पीयर हेड बोलते हैं उसको, लीड करने को बोलते हैं स्पीयर हेड करना। 12th का ए ऑप्शन करेक्ट है। विच एडजेक्टिव मीन्स चैरिटेबल और हेल्पिंग अदर्स, जो कोई चैरिटेबल है,
दान पुण्य करता है, दूसरों की मदद करता है, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं फिलएंथ्रोपिक। जो फिलएंथ्रोप मतलब मनुष्य से प्यार करेगा और काफ़ी चैरिटी और उनकी हेल्प करेगा। ये ऑप्शन करेक्ट है। स्पेशल स्किल और नॉलेज इन ए फील्ड, किसी एक फील्ड में आपके अंदर स्पेशल स्किल है, नॉलेज है, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं एक्सपर्टाइज। ये ऑप्शन करेक्ट है। विच ईडियम पूछ रहा है? वर्किंग वेरी फास्ट बिफोर अ डेडलाइन, एक डेडलाइन से पहले आप बहुत तेजी से काम कर रहे हो, उसको क्या बोलते हैं? वर्क अगेंस्ट अ क्लॉक, हिट अ ब्रिक वॉल, निप इन द बर्ड, बुल इन द चाइना शॉप। ये ऑप्शन करेक्ट है। वर्क अगेंस्ट द क्लॉक का मतलब ही होता है कि आप डेडलाइन से पहले क्लॉक के समय के अभाव में काम कर रहे हो। ये ऑप्शन करेक्ट है। ईडियम पूछ रहा है टू स्टॉप समथिंग अर्ली बिफोर इट बिकम्स अ प्रॉब्लम, कोई चीज़ अगर प्रॉब्लम बन जाए उससे पहले उसको रोक देना, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हिट अ ब्रिक, नहीं हिट अ ब्रिक वॉल नहीं, निप इन द बर्ड बोलते हैं। सी ऑप्शन एकदम करेक्ट रहेगा। विच इडियम मीन्स अ क्लमजी पर्सन कॉजिंग डैमेज, एक क्लमजी पर्सन है जो डैमेज कर सकता है, उसको क्या बोलते हैं? हिट अ ब्रिक वॉल, बुल इन द चाइना सी, वर्क अगेंस्ट द क्लॉक, निप इन द बर्ड। बुल इन द चाइना सी होता है वो चाइना शॉप, सॉरी चाइना सी बोल रहा हूँ मैं। बुल इन द चाइना शॉप, वहाँ पर एक क्लमजी पर्सन है जो चीज़ों को खराब कर सकता है, डैमेज कर सकता है। बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। विच इडियम मीन्स टू फेस एन ऑब्स्टिकल दैट स्टॉप्स प्रोग्रेस, एक ऐसा ऑब्स्टिकल जो स्टॉप करेगा प्रोग्रेस को, उसको फेस करने को क्या बोलते हैं? हिट अ ब्रिक वॉल बोलते हैं उसको। भाई एक ब्रिक वॉल को आप हिट कर गए मतलब कि आपको बाधा आ गई है, उसको आप फेस कर रहे हो। ये ऑप्शन एकदम करेक्ट है। टू रिमूव समथिंग, किसी चीज़ को रिमूव करना, टेक अवे, बाइट ऑफ, ब्लैक आउट या फिर ब्लॉक ऑफ। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 19 का। टेक अवे का मतलब ही होता है किसी चीज़ को हटा देना। फ्रेजल वर्ब है टू टेक और मोर देन वन कैन हैंडल, इतनी चीज़ ले लेना जितनी आप हैंडल नहीं कर सकते, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं बाइट ऑफ करना। ठीक है, बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है उसका 20 का। बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। बाइट ऑफ करने का मतलब होता है कि आपने उतनी चीज़ ले ली जितनी आप हैंडल नहीं कर सकते। विच फ्रेजल वर्ब मीन्स टू लॉस कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस खो देना, बेहोश हो जाना, उसको क्या बोलते हैं? जब आप बेहोश हो जाओगे तो सब कुछ आपको ब्लैक ब्लैक नजर आएगा, तो सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है, ब्लैकआउट। ब्लैकआउट मतलब बेहोश हो जाना। सुदबुद खो देना। विच फ्रेजल वर्ब मीन्स टू क्लोज अ रोड और पाथ, एक रोड को, एक पाथ को बंद कर देना, क्लोज कर देना को क्या बोलते हैं? ब्लॉक ऑफ। पुलिस क्या करती है? ब्लॉक ऑफ कर देती है ना रोड को, एक्सीडेंट हो जाता है तो कोई। ये ऑप्शन एकदम करेक्ट है। टू ट्विस्ट और टर्न टू एस्केप, एस्केप करने के लिए ट्विस्ट करना, मुड़ जुड़कर, मुड़ तोड़कर भाग जाना, उसको क्या बोलते हैं? बिल्ली क्या करती है? बिल्ली छोटी सी जगह से एकदम निकल के भाग जाती है तो वो क्या करती है? रिगल करती है, रिगल। बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। 23 का बी ऑप्शन करेक्ट है। विच वर्ड मीन्स टू शॉर्टन अ टेक्स्ट विदाउट लॉजिंग मीनिंग, किसी एक टेक्स्ट को छोटा कर देना लेकिन उसका मीनिंग नहीं खोना चाहिए, तो एब्रिज करना। एब्रिज करने का मतलब क्या होता है? शॉर्टन करना, किसी चीज़ को शॉर्टन करना। बी ऑप्शन करेक्ट है। 25, दो कितने क्वेश्चन आए टोटल? 26। हाँ, इन दोनों में से आपको एक बताना है कि भाई कौन सा होगा। मैं देखता हूँ कौन सा बताना है। स्पेशल वर्ड्स यूज बाय अ पर्टिकुलर प्रोफेशन, किसी पर्टिकुलर प्रोफेशन के द्वारा स्पेशल वर्ड्स यूज करा जाना। और विच नाउन मीन्स अ लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल और थिंग्स, तो 26 तो भाई साहब हम बताएंगे आपको, 25 क्वेश्चन बताएंगे आप। लार्ज ग्रुप है पीपल का, थिंग्स का, चीज़ों का, तो उसको बोलते हैं बेबी। ठीक है, बेबी। बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। 25 का आपको बताना है कि स्पेशल वर्ड्स जो कि एक खास प्रोफेशन में यूज़ करे जाते हैं उसको क्या बोलते हैं? रेलेक्स, जार्गन, एक्सपर्टाइज या फिर बेबी। इसमें से ऑप्शन आपको बताना है। 25 का जरूर बताएंगे और ABCD करके ना बताना, इसको बताना आप क्या वर्ड इसमें यूज़ करा जाएगा। राइट, इसका आंसर बताएंगे क्वेश्चन 25, आंसर लिखेंगे सीधा वर्ड। ओके, आज नीचे आपको मिल जाएगी आंसर की PDF से। और आज कितने क्वेश्चन थे बेटा? आज थे 26 क्वेश्चन इसमें और 10 वहाँ पर थे, तो 10 वहाँ पर, 26 यहाँ पर। डिफिकल्ट क्वेश्चन थे आज। अगर आपके 6+ ठीक हो गए तो ठीक है, और अगर आज आपने यहाँ पर अगर आपने 15+ भी ठीक कर लिए तो अच्छा स्कोर है। तो 26 और 10 36, 36 में से अगर आपने 15, अरे नहीं 15 यार ये तो ज़्यादा ही कम हो गया, 26 है ना, तो 26 में से 15 नहीं यार, 15 तो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा, इसको हटाओ। 15 तो आप कर दोगे, जीत जाओगे आप मुझसे। 26 में से अगर आप 19 क्वेश्चन ठीक कर रहे हो तो ये एक अच्छा स्कोर है। तो 36 में से अगर आपके 25+ मार्क्स आज बन रहे हैं, ये एक अच्छा स्कोर, सेफ स्कोर बना जाएगा। ऑलराइट बेटा, वीडियो अच्छी लगी है ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे, और चैनल को अभी तक लाइक नहीं करा है, सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को भी साथ में प्रेस कर लेना। ऑलराइट, चलिए बेटा, आप मेहनत करते रहिए, लगातार मेहनत में बने रहिए। मुझे पूरी उम्मीद है आपकी मेहनत एक दिन ज़रूर रंग लाएगी। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, गुड बाय।